Hello students, in this video I am going to continue my IIT JAM series with 2025 EMT problems of IIT JAM. So let's see question number first. Okay, so first number is a charge is placed at the center of the base of square pyramid. मतलब एक स्क्वायर पिरामिड है, उसके बेस एक स्क्वायर पिरामिड है, उसके बेस पे एक चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, बेस के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है. The net outward flux across each of the slanted face मीन्स अब स्लैंटेड फेस से कितना चार्ज, टोटल नेट फ्लक्स कितना जाएगा उसको हमको बताना है. ठीक है ना, अब देखते हैं. ये आपका फिगर है. ठीक है, ये आपके स्लैंटेड फेस हो गए ये सब. ठीक, ये स्लैंटेड फेस हो गया. अब हमको बताना है कि इन फेस से कितना फ्लक्स जाएगा. तो पहले देखते हैं, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है. सो चार्ज इनक्लोज्ड है. ठीक है, अब नाउ देखते हैं इस वाले पार्ट से हमारा फ्लक्स कितना जाएगा. ठीक है, कितना फ्लक्स जा सकता है. अब आप अगर आप इसको देखोगे गौर से, सो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज इसके अंदर, जो इस स्क्वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. सो मतलब इस वाले पार्ट से आपका फ्लक्स जीरो हो जाएगा. ठीक है, इस वाले पार्ट से, अब जो पार्ट से जीरो हो गया तो अपने अपने पास कितना बचा, चार स्लैंटेड फेस बचा, 1 2 3 4. नाउ अब इस इन फेस से हम लोग को क्या बताना है कि पर फेस से कितना आपका फ्लक्स जा रहा है. तो आप इसको कैसे बता सकते हैं, ये इसके सेंटर पे नहीं रखा हुआ है इस पिरामिड के. ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज करेंगे. तो गॉस लॉ क्या डिमांड करता है, सिमेट्री डिमांड करता है. तो अब इसको, इस चार्ट को हम लोग पहले सिमेट्रिक बनाएंगे कि ये एनक्लोज तो है बट ये सिमेट्रिक नहीं है. तो सिमेट्रिक बना के हम इसका फ्लक्स बता सकते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और पिरामिड इसके नीचे खींच देंगे. ठीक है, मतलब एक और पिरामिड आप खींच सकते हैं, जैसे ऐसे. ये देखो, ये पिरामिड हो गया आपका दूसरा. अब ना ये बाई स्क्वायर पिरामिड हो गया. ठीक है, अभी टोटल इसके कितने फेस हो गए, 8 फेस हो गए. और ये इसके सेंटर पे भी, दोनों पिरामिड के सेंटर पे भी रखा हुआ. तो अब ईच फेस से फ्लक्स इक्वल जाएगा. तो आपका टोटल नेट फ्लक्स कितना जाएगा, टोटल नेट फ्लक्स कितना जाएगा आपका, क्यूब इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट. टोटल फ्लक्स कितना जाएगा आपका, नेट फ्लक्स, टोटल नेट फ्लक्स कितना जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब देखो पर फेस से, अब वो बोला है पर स्लैंटेड फेस से कितना जाएगा. तो पर स्लैंटेड फेस कितना, 8 फेस है तो पर से कितना जाएगा, आप 8 से डिवाइड कर दो उतना ही जाएगा. ठीक है, तो पर स्लैंटेड फेस 5 पर स्लैंटेड फेस कितना जाएगा, क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट. समझ में आया. ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. ठीक है, अगर कुछ मतलब इसमें और डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या सर क्या हुआ इसमें, कैसे कर दिया आपने. ठीक है, ओके. टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओके, नाउ the second question is consider parallel plate capacitor, distance between the plates is d and the permittivity is epsilon naught as shown in the figure below. Okay, this one. The space charge density between plates varies as this one. Voltage V equal to 0, both x equal to 0 and x equal to d. मतलब आपका वोल्टेज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू d पर 0 होगा. ठीक है, ये हमको कंडीशन दिया है. तो हम लोग को क्या निकालना है, इन दोनों प्लेट्स के बीच जो वोल्टेज होगा, हम लोग को ये चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है. अब जिन लोगों को पॉइसन इक्वेशन पता होगा वो लोग उसको इंटीग्रेट करके आराम से कर सकते हैं, जैसा मैंने किया है. ठीक है, नहीं तो आप बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे में करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. तो इसको देखते हैं. पहले पॉइसन इक्वेशन लिख लिया मैंने, इसको ऐसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ एक बार अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब 2 बार करेंगे बट पहले एक बार करते हैं. एक बार किया तो क्या हुआ, माइनस रो नॉट ई की पावर माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट प्लस सी. ओके, ये आ जाएगा आपका. फिर जब एक बार और करोगे आप इंटीग्रेशन तो मिलेगा आपको माइनस रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस C1 एक्स प्लस C2. ओके, ये आपका वोल्टेज होगा. अब इनमें जो कांस्टेंट दिए हुए हैं C1 और C2, ये दी हुई कंडीशन को यूज करके हम लोग को C1 और C2 निकाल के इस पे पुट कर देना. फिर आपका यही वोल्टेज हो जाएगा इन दोनों प्लेट्स के बीच. ठीक है, नाउ करते हैं. तो पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पे अपना वोल्टेज 0 करते हैं.
x इक्वल टू 0 पे वोल्टेज 0 किया तो C2 की वैल्यू अपनी आ गई रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दूसरा करते हैं x इक्वल टू डी, x इक्वल टू डी करते हैं। अब x इक्वल टू डी किया तो कितना आएगा, v भी तभी भी 0 होगा। नाउ क्या होगा, अब फिर जब इसको आप C1 निकालोगे तो इधर इधर लेके आओगे तो टोटल मिला के आपका जो ये C1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी ये। ठीक है, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी, ये डी है, इंटू ई की पावर माइनस डी माइनस 1। ठीक है, अब ना इसको इसमें पुट कर दो इक्वेशन स्टार में तो आपको ये वाला मिल जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें करेक्ट, तो देखते हैं। पहला वाला ये ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, C1 की वैल्यू ये इतना पुट किया जो यहाँ पे थी। ठीक है, ओके, ये अपना दिया है, C1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट किया, ये ये देखो इधर 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 देखो, यहाँ पे कितना था C1 इंटू एक्स, तो C1 की वैल्यू मैंने पुट किया, ये वाला पार्ट, ठीक है, उठा के यहाँ पे रख दिया, तो इतना आ गया। और C2 का वैल्यू हमें पता है प्लस रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब इसको कॉमन ले लो आप, माइनस रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्लस है ये मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब माइनस का थोड़ा इंटरचेंज हो जाएगा, तो इंटरचेंज हो गया और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कॉमन ले लिया, तो आपका ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, पूरा एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, जो लोग कैलकुलेशन कर ले गए होंगे वो क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी, कंसीडर अ मेटल स्फीयर इनक्लोज कंसेंट्रिकली विद इन ए स्फेरिकल सेल, मतलब आपका एक स्फेरिकल सेल है, उसके अंदर एक मेटल स्फीयर क्या है, इनक्लोज है, तो उसका रेडियस कितना है, a है। नाउ द इनर स्फीयर ऑफ रेडियस a कैरीज ए चार्ज q, जो ये आपका इनर, ये मैंने यहाँ पे कंसेंट्रिकली स्फीयर ड्रॉ किए हैं, इसके अंदर जो आपका ये छोटा वाला है वो मेटल स्फीयर है, उसका रेडियस कितना है, a है, और बड़ा वाला है उसका रेडियस कितना है, 2a। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि इतने इन स्फीयर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा। ठीक है, मतलब ग्राफ कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। सो मेटल स्फीयर है तो मेटल स्फीयर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सो मतलब कि आपका जो मान लो कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे r डिस्टेंस पे मान लिया, ठीक, यहाँ पे r डिस्टेंस है, इसको मान लिया। अब नाउ अगर इसके अंदर, मतलब इसके अंदर होगा, मतलब मेटल स्फीयर के अंदर होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब नाउ देखते हैं कि अगर मान लो इससे ए से बड़ा हो गया डिस्टेंस, तो क्या होगा, ए से बड़ा होगा तो मान लो एक स्फीयर के बाहर, अगर मान लो सॉलिड स्फीयर उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वैसे लिख देते हैं। ठीक है, सो मैंने इसको ये इस तरीके से लिख दिया, देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब अगर आपका मेटल स्फीयर का रेडियस है उससे अगर बड़ा होगा आपका डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, उसका वेरिएशन कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब नाउ देखते हैं कि अब देखो ये स्फेरिकल सेल है, बड़ा वाला जो है आपका होगा स्फेरिकल सेल है, तो उसके अंदर इस वजह से, इसकी वजह से नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ये जो मेटल स्फीयर है इसके बाहर इसकी वजह से तो होगा ही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा। ठीक, अब नाउ इसकी वजह से नहीं होगा, बड़े वाले स्फीयर के लिए, छोटे वाले स्फीयर की वजह से होगा। ठीक है, अब नाउ देखते हैं कि अभी यहाँ पे नहीं होगा इसकी वजह से, लेकिन बाहर तो होगा। तो बाहर मान लो, बाहर मैं आर डैश मान लो, कोई डिस्टेंस मान लो, आर डैश डिस्टेंस मान लो ये मैंने डिस्टेंस मान लिया आर डैश। ठीक है, डिस्टेंस आर मान लो, इधर देखते हैं, ये मान लो यहाँ से मैंने यहाँ इस वाले डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े वाले स्फीयर की वजह से निकालना है। ठीक है, स्फेरिकल सेल की वजह से निकालना है बेसिकली। तो देखते हैं तो क्या होगा, आप लोगों को पता है। सो अगर यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, पहले हमको इतना पता करना पड़ेगा इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें रख देंगे, फिर अपना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, उससे हम क्या करेंगे, इन ग्राफ को कंपेयर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, तो यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज कितना हो गया, 2q। ओके, तो 2q यहाँ पे रख दिया मैंने, 2q 2k/q बाई आर स्क्वायर। सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल के बाहर का वेरिएशन हो गया। अब नाउ ग्राफ कैसे खींचेंगे, सो क्या हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब इस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये वाला ग्राफ, मतलब ये तो ऐसा होगा, पैरेलल तो होगा, ई के पैरेलल तो सब होगा, ये नहीं हो रहा तो मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ना देखते हैं दूसरा क्या है कि ये इसके बाहर जाओगे आप तो क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर का वेरिएशन होता है, मतलब आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, हाइपरबोलिकली वेरी करेगा वो ना। तो इसको देखते हैं,
तो ये भी हाइपरबोलिकली वेरी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है, तो गलत हो गया, ये भी कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना कि जो आपका जैसे मान लो जब स्फेरिकल सेल के बाहर जाओगे तब भी क्या होगा आपका, घटेगा ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैग्नीट्यूड घटेगा ही, ठीक है। तो नाउ देखते हैं, मतलब और डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस और होगी, बाहर जाओगे तो डिस्टेंस और होगी, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और कम होगा, ना कि ज्यादा होगा। तो देखते हैं, अगर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब वो वाला ग्राफ नहीं होगा। तो देखो इसमें ज्यादा हो रहा है तो ये ग्राफ नहीं होगा आपका, ये ग्राफ नहीं होगा, ठीक है, ये ज्यादा हो रहा है तो ये ग्राफ नहीं होगा, ये ग्राफ नहीं होगा, इसमें भी ज्यादा हो रहा है तो ये भी ग्राफ नहीं होगा। तो ये घट रहा है तो ये वाला ग्राफ आपका क्या होगा, सही हो गया, मतलब आपका करेक्ट आंसर कितना, ए वाला है। ठीक, समझ में आया, नहीं समझ में आया हो तो आप क्या करना, कमेंट में उसको ड्रॉप कर देना, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है, या पर्सनली मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होगा, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन से फार्मूला बेस्ड। तो देखते हैं, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। बेसिकली जब आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना तो फार्मूले बहुत ही बेसिक हैं, अगर आपको पता होगा तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। देखते हैं कौन सा है। कंसीडर अ स्लो चार्जिंग कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज डी, ठीक है। तो आपका कैपेसिटर मतलब दो, एक सर्कुलर, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, दो सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, उसको इन्होंने कैपेसिटर मान लिया, जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है, हैविंग सर्कुलर प्लेट्स ईच विद एरिया ए, दोनों का एरिया ए है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट, मतलब इन प्लेट्स के बीच में, देखो ये थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ये ऐसे कर लो इसको, नाउ कैसे कैसे कैसे, ऐसे, ये लो, ओ ओ ओ, हाँ थोड़ा बहुत अभी मैचिंग कर रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर नहीं दिख रहा, ठीक है, तो सर्कुलर नहीं दिख रहा तो क्या करें, फिर से ड्रॉ करते हैं, हाँ इसको काटो, ड्रॉ करो सर्कुलर प्लेट्स है ना, तो प्लेट्स हैं तो उसको तुम थोड़ा ऐसे करके दिखा सकते हो, ये हो गया आपका, थोड़ा बड़ा हो गया है बट ठीक है, ये हो गया, ये क्या एलिप्स लग रहा है बट ये है सर्कुलर, ठीक है। सो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक, एरिया कितना है, ए, ठीक है, और इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कितना, इज इक्वल टू इनर्ट साइन ओमेगा टी। अब ना आपको बताना है कि इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आपको अगर बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूले पते हैं तो जस्ट कैलकुलेशन तुरंत हो जाएगा। देखो कैसे, अब हम एम्पियर्स लॉ इसमें लगाते हैं, ठीक है, एम्पियर्स लॉ, क्योंकि आप मतलब जब मैक्सवेल के इक्वेशन पढ़ते हो तो उसमें जो फोर्थ इक्वेशन होता है उसमें क्या होता है कि ये कैपेसिटर तो होता है, कैपेसिटर लेके ही तो उसने मतलब उसमें करंट जा रही है, कैसे क्या कर रही है उसको लेकर ही तो उस समय मतलब एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया था, तो ऐसे ही मतलब आप लॉजिक लगा सकते हो। तो देखते हैं, एम्पियर्स लॉ क्या है अपना, बी डॉट डी एल, ठीक है, बी डॉट डी एल एक क्लोज लूप है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू यू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है, आई इनक्लोज्ड होना चाहिए, जैसे गॉस लॉ में क्या था, क्यूब इनक्लोज था, ऐसे एम्पियर्स लॉ में क्या है, आई इनक्लोज है, ठीक है। नाउ अब हमको आई तो पता नहीं है, तो आई से हमें ई पता है, तो ई से हम आई को कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है ये वाला, ये जस्ट, ये देखो, ये अपना करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। सो करंट ई इसमें दिया है, अब ई हमको पता है कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी है, उसको यहाँ पे पुट करोगे जब मतलब इसका जब डेरिवेटिव लोगे आप, एक पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो ये इतना आ जाएगा, तो मतलब आपका जेडी इतना आ गया। अब करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, ठीक है, सो मैंने वैसे कर दिया, देखो करंट अपॉन एरिया, अब इसको यहाँ पे पुट कर दिया जाके इस वाले इक्वेशन में, यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है आपका, सो यहाँ पे रखा जब तो हमको ये मिला, ये मिल गया। अब बी डॉट डीएल, देखो बी डॉट डीएल है तो इसमें क्या करोगे, बी आपका बाहर बाहर हो जाएगा, ठीक है, और डीएल का आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना, बी बी तो कांस्टेंट है, बी का बी बाहर हो जाएगा, बट क्या होगा आपका जो ये डीएल है इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा टोटल में, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर हो जाएगा। अब ना देखते हैं, 2 पाई आर हो गया, यहाँ पे पुट किया, इसको इधर ले आया, बी डॉट 2 पाई आर था तो इसको इस साइड ले गया तो 2 पाई आर हो गया। अब नाउ देखते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अब आपको पता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c², ठीक है, ये भी बेसिक है। अब नाउ इसको यहाँ पे पुट करो, पुट किया,
अब आपका जो एरिया होता है वो क्या होता है, सर्कुलर कोई सर्कल है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये सर्कुलर प्लेट्स हैं तो इनका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे रख दिया, पाई आर स्क्वायर पुट किया। अब इसको जब आप कट करोगे सो आपका आ जाएगा कितना, ये हाँ यहाँ पे कट करके देखते हैं कितना आएगा आपका। नाउ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ओके नाउ इधर देखो, इधर इस साइड यहाँ पे इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा। हाँ कट तो किया होगा, हाँ ये देखो लिखा तो है, ठीक है। आर आर अपॉन 2c² ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक। अब नाउ हमको आर को रिप्लेस करना है क्योंकि ऑप्शन में आर है नहीं, ठीक है। तो आर को ए से रिप्लेस करोगे मतलब एरिया से, तो एरिया क्या क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। तो आर आर को क्या करोगे, आर आर आपका हो जाएगा ए बाई पाई। तो आर को यहाँ पे पुट कर दिया, ये वाला आपका आ गया ये आंसर। अब मैच करो कौन सा है, ठीक है। सो पहला वाला मैच कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे यार चल के गया, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। 5, लेट्स सी, देखते हैं कौन सा है। सरफेस करंट डेंसिटी K is equal to A e to the power minus y exists on the thin strip of bit B as shown in the figure. The associated surface current is, जब आपको सरफेस करंट डेंसिटी दिया है उसको इंटीग्रेट करके आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस करंट। तो इस सरफेस का आपको एरिया मालूम होना चाहिए, सरफेस करंट डेंसिटी है तो एरिया मालूम करोगे, एरिया मालूम करोगे फिर उससे मल्टीप्लाई करके आपका सरफेस करंट आ जाएगा। देखते हैं कैसे, सिंपली बहुत ही सिंपल। देखो के क्या है, ये यहाँ पे मैं छोटा सा एरिया मान लेता हूँ डी वाई, छोटा सा एक इसमें से इतना जो है इसका यहाँ से यहाँ तक, इसका छोटा सा मैं मान लेता हूँ डी वाई है। तो देखते हैं डी आई बाई डी वाई हो गया, ठीक है। अब इसको छोटा है बिल्कुल एकदम, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 to b देखो इंटीग्रेशन किया यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू के की वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहाँ ए ई की पावर माइनस वाई। अब ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन आप लोग करो, वेरी सिंपल। ई की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर -1 जो होगा वो नीचे आ जाएगा। ये देखो ऐसे ही किया मैंने यहाँ पे, ये हाँ यहाँ पे। अब देखो अब क्या करो, इंटर ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करा के आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेसिकली ये वाला जो मैंने पेपर लिया है ना, एक वेबसाइट से डाउनलोड किया, तो उसमें क्या किया है कि सबका ऑप्शन मतलब एक ही कर बना दिया है, जैसे टीआईएफआर में होता है, ठीक है। टीआईएफआर में जब वो आंसर की रिलीज करते हैं तो तुम कौन सा भी क्वेश्चन लगा के आओ, बट उसमें क्या होता है कि जब वो रिलीज करेंगे अपना तो उनका ऑप्शन एक ही सही होगा, ठीक है। तो आपको मैच करना होता है, उस टाइप का ये बना के दिया है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। बाकी इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए मुझे लग रहा है, बाकी अगर होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये भी बेसिक फार्मूला बेस्ड है। तो देखते हैं कि फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो इसमें क्या करना है आपको, जस्ट फार्मूला लगाना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, सो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना होता है, ये वाला, ठीक है। ये देखो K क्रॉस E इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ओमेगा बी, ओके, ओमेगा इंटू बी वेक्टर। नाउ हमें K क्रॉस E निकालना है तो हमें वेक्टर K हमको पता होना चाहिए। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, तो उस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, ये वाला उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। नाउ अब इसमें देखो, इससे इसको कंपेयर करो, तो इसमें K तुम्हारा क्या निकल के आएगा, K निकल के आएगा ए आई के प्लस ए जे कैप, और आर तुम्हारा आएगा एक्स आई के प्लस वाई जे कैप, ठीक है, इतना आ गया। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसमें के वेक्टर को ई के क्रॉस ई कर देते हैं, के क्रॉस ई करोगे, ये देखो के क्रॉस ई, मैंने इसको क्या मान लिया, ये तुम्हारा देखो कहाँ गया, ये क्या है के डायरेक्शन में, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया इस पूरे को जेड कंपोनेंट, कहाँ गया ये वाला, हाँ ई जेड के, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट में इतना लिख दिया। अब नाउ इसको आप जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ये इतना आएगा इसका माइनस, क्योंकि आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, आई जे के जे माइनस जे आ गया, जे क्रॉस के कितना हो जाएगा आपका आई, ठीक है। सो आई आ गया यहाँ पे। अब नाउ देखते हैं, अब देखो इसमें इस वाले पूरे आंसर में जो है आपका ओमेगा के टर्म में आंसर नहीं दिया, तो ओमेगा को हम सी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब वेलोसिटी के टर्म में,
तो वेलोसिटी के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको, देखो ओमेगा बाई के इज इक्वल टू सी, ये वाला हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब वेक्टर के पता है तो हम मॉड के लेकर उसको के फाइंड कर सकते हैं। सो ऐसे फाइंड कर लो, कहाँ गया, ये देखो ऐसे, ये आपका क्या है वेक्टर के, इसका मॉड के लोगे, सो मॉड के ये ऐसे ले लो, मॉड के क्या हो गया, मॉड के कैसे लेंगे आप, ये देखिए मॉड के कैसे लेंगे, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a, ये आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। नाउ तो इसमें पुट कर दो, पुट करने पे आपको ओमेगा इतना आ जाएगा अंडर रूट 2ac। अब यहाँ पे आ जाओ इस वाले फॉर्मूले में, ये हमको मिल गया क्या, ओमेगा इंटू बी इतना आ गया। अब ओमेगा को इसके जब डिनोमिनेटर में ले जाओगे, ठीक है, सो इसको क्या लिखोगे सी रूट टू, देखो यहाँ पे अंडर रूट 2ac इतना लिख दिया। अब नाउ ए कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा तुम्हारा सी रूट टू। अब नाउ इजेड को हम फिर से रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तुम्हारा क्या था इजेड ई नॉट ई की पावर माइनस ए इंटू ए एक्स प्लस वाई माइनस ओमेगा टी, उसको लिख दिया, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया। आंसर में डायरेक्शन क्या है आई माइनस जे कैप, तो इसमें देखते हैं डायरेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है। सो आई माइनस जे कैप पहला वाला ही है, तो पहला वाला ही सही हो जाएगा, बाकी में आई माइनस जे है नहीं, तो बाकी सब रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, और बाकी कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। Question number 7, let's see. A magnetic field is given by this B is equal to del cross A. If a vector A is your ax square plus by square into I cap, corresponding current density you have to tell the vector J, ठीक है। तो वेक्टर J अगर आपको मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है, ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दिया है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दिया है आपका। सो इससे आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फाइंड होता है। अब हमको बताना है कि मतलब आपका करंट डेंसिटी क्या होगा। सो करंट डेंसिटी क्या होगा आपको, मतलब हम लोग एम्पियर्स लॉ से जानते हैं कि डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे होता है, ठीक है, मतलब जे आपका क्या है, ये बेसिकली करंट डेंसिटी है, ठीक है। अब नाउ देखते हैं यहाँ पे आपका क्या है बी डेल क्रॉस ए, तो हमें डेल क्रॉस बी निकालना है, तो इसको एक बार मैंने डेल क्रॉस बी किया, तो डेल क्रॉस बी करोगे जब यहाँ पे, तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को करते कैसे करते हैं, बैक बैक माइनस कैप, जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए। सो क्या किया, बैक मतलब ये ए बी सी, ये बी है, ठीक है। सो बैक मतलब बी आपका बाहर रहेगा, ए डॉट सी रहेगा, सो ए डॉट सी मतलब ए डॉट सी, ठीक है, ए डॉट सी, सो ए डॉट सी ये हो गया आपका, डेल बी बाहर आ गया। सेम ऐसे स्कैब मतलब सी ये वाला बाहर हो गया, डेल डॉट डेल ये आ गया आपका। सो डेल डॉट ए आप जानते हैं लॉरेंस गॉस जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया, और ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर ए। अब नाउ आपको यहीं से जे की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसको आफ्टर डिफरेंशिएशन यू विल गेट दिस वन, ठीक है। ये आपका क्या है 2a प्लस 2b माइनस है 2a प्लस 2b अपॉन म्यू नॉट इंटू आई कैप, ठीक है, ये आपका है आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए ही सही होगा, जैसे मैंने प्रीवियस में बताया, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको ऐसे अरेंज ही किया गया है। सो बेसिक क्वेश्चन था ये, एकदम फार्मूला बेस्ड, आपको फार्मूला पता है तो आप तुरंत इसको कर सकते हैं।